ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं जयपुर की सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में, जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यहाँ आकर मैंने माना कि लोग सही कहते थे। तो इस टैलेंटेड ऑडियंस के लिए एक बार फिर तालियाँ। और हम चर्चा कर रहे हैं धर्म और राजनीति के और जातिवाद और राजनीति के मुद्दे पर। हमारा सवाल ये है कि क्या राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज धर्म का और राजनीति जातिवाद का इस्तेमाल चुनावों के लिए, जीतने के लिए करते हैं? चौरसिया साहब। मैं समझता हूँ बैकडोर एंट्री, ऊपर तो कुछ और ही मुद्दा होता है, लेकिन अंदर उनके शायद इनसे कनेक्शन जुड़े रहते हैं और जहाँ उन्हें शॉर्टकट लगता है उससे वो पीछे नहीं हटते, चाहे वो जातिवाद हो, रीजनलिज्म हो, कास्टिज्म या किसी भी प्रकार का हो। तो मैं ये समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद से जुड़ी हुई है और उसी के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ती है। मैडम, आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज टिकट बांटती हैं उसका बेसिक आधार, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कास्ट होता है या रिलीजन होता है? जी हाँ, जो इन्फ्लुएंस रहता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में और जो उस पर्टिकुलर सीट की जो भी हिस्ट्री चलते आ रही है उसके चलते ये चीज़ें बिल्कुल पार्टीज ऐसा ही करती हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान, अब आप जैसे सर ने कहा कि 12वीं के बाद सबको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, तो हिंदुस्तान यदि बदलना है तो ये पूरी जो जनरेशन है उसे बदलना है। क्या आपको लगता है, पहला सवाल, कि पॉलिटिकल पार्टीज केवल जाति या धर्म के आधार पर टिकट देते हैं? जाति धर्म नहीं, उस पर चलता है नाम, किस बंदे का नाम कहाँ पर किस एरिया में ज़्यादा चलता है, उस बेसिस पे वो लोग टिकट देते हैं सबको, क्योंकि हर कोई जीतने के लिए ही खड़ा होता है। लेकिन सर की कुछ बातों को लेकर के मैं खुद उनसे मतलब अपने जो विचार हैं वो बताना चाहूँगा उन्हें कि सर, जहाँ तक आप कह रहे हो कि हम गवर्नमेंट से पैसा लेकर के पूरा अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंडिंग करें और आप फिर सेकंड लाइन में कह रहे हो कि हम इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स काट दें, तो सर गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? हमें चाहिए सरकार का पुलिस महकमा, हमें चाहिए सरकार का डिफेंस महकमा, ये जरूरी है। लेकिन जितने भी वसूली डिपार्टमेंट बनाए हुए दुनिया भर के सरकारी, वो सब स्क्रैप होने चाहिए। दूसरी बात ये, हमें ऐसे महकमे चाहिए, अगर सरकार के आपको महकमे भी बनाने तो ऐसे महकमे होने चाहिए जो लोगों को सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, और वो सिस्टम भी 5 साल के लिए हो। 5 साल तक हम इन लोगों को सपोर्ट देंगे, वो अपना खुद का सेटअप क्रिएट करे और उसके बाद आगे बढ़ जाए। दो पहलू हैं। पहला तो ये कि आप वोट किस आधार पर दे रहे हैं। अगर आप वोट किसी आधार पे दे रहे हैं, अगर आपकी फैमिली ने उस बात को सपोर्ट किया है, अगर आपके माँ ने कहा है, आपके पापा ने कहा है, आपके भाई बहन सभी कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो एक तरीके से रजामंद हैं तो ओवरऑल आपकी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए, आपके फैमिली के लिए डेवलपमेंट है। अगर आप इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि आप अपनी डेवलपमेंट देख रहे हैं और अपनी फैमिली को भी नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके पिता का डेवलपमेंट किस में है, आपके भाई का डेवलपमेंट किस में है, आपकी बहन कब किस पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, आपका भाई किस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, अगर आप अपनी फैमिली से खुदगर्जी कर सकते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? तो ये कहीं से बात नहीं होनी चाहिए कि कौन इस बात से सहमत है कि फैमिली के हिसाब से वोट दिया जाना चाहिए? कोई भी सहमत नहीं है? कौन इसके खिलाफ बोलना चाहता है? जैसे मेरे बॉस ने बताया कि फैमिली के हिसाब से वोट देना चाहिए या फैमिली की जो हित में है वो करना चाहिए। एक हिसाब से सही बोला कि फैमिली के हक में वोट देना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो गया। अगर आप अपने फैमिली को देख रहे हो तो भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो गया ना। हम जो ये यूथ जनरेशन है, ये हर प्रकार से सामने आदमी को दोषी ठहरा देती है। कुछ भी गलत हुआ सिस्टम को दोष देते हैं, सिस्टम हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर जनसंख्या इतनी वृद्धि हो रही है कि अगर इसी तरह बढ़ती रही जनसंख्या तो आगे कुछ नहीं हो सकता, ओनली सिस्टम को दोष देते रह जाएंगे। आज़ादी से पहले मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी से पहले देश में 3600 कत्लखाने थे। बड़े दुख की बात है कि भारत को आज़ाद होने के बाद पूरे भारत में 36,000 कत्लखाने हैं। देश तो वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया, देश की उन्नति कहाँ से होगी? जी, जो एक सवाल करना चाहते हैं कि जो सवाल वहाँ से खड़ा हुआ कि फैमिली के हिसाब से वोट देना चाहिए। अगर फैमिली के हिसाब से वोट देना है तो फिर नई जनरेशन को, जो हमारी यूथ जो जनरेशन है, उसको वोट देने का मौका देने की क्या ज़रूरत है? और जैसे जैन साहब ने कहा कि हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो नया हिंदुस्तान तो आपके वोट से बनेगा। कौन इस बात से सहमत है? देखिए, फैमिली के हिसाब से वोट देना कोई सोल्यूशन नहीं होता। मेरे मम्मी पापा अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मैं भी बीजेपी को वोट देना चाहूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास खुद का वोटर ID कार्ड है, मैं खुद 18 वर्ष से ऊपर हूँ। जो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा मैं उसी को वोट दूंगी। और जिस तरह से मेरे दोस्त ने कहा है कि हाँ, हम भ्रष्टाचार वहीं से शुरू करें, वेरी ट्रू, हम भ्रष्टाचार वहीं से शुरू करें। अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे देखें, मीडियम क्लास को देखें, तो आप जब वोट देने जाते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि हमारे फैमिली में क्या डेवलपमेंट आएगा। मुझे नहीं लगता ये सोचा जाता है। आज भी लोग जब चाय पे बैठ के चर्चा करते हैं, ताश खेलते हैं, पान की दुकानों पे जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार आने दे किसी को भी पार्टी में, उससे अपना क्या हो जाएगा, होएगा तो अंबानी का, होएगा तो
किसी और का, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है रतन टाटा का, उनका भला होगा, हमारा क्या भला होगा। तो वोट दीजिए और वोट अपने हिसाब से दीजिए, अपने समझ के हिसाब से दीजिए। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो। कौन इस बात से सहमत नहीं है कि वोट देने से भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा? आप मैम। सर वोट देने से तो सर सबका ही भला होगा, मेरा ये मानना है कि सर वोट देते हैं तभी सर पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं सर अगर हम वोट नहीं देंगे, उन्हें नहीं जिताएंगे तो सर हमारा भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियन जो है आपके भले के लिए जीतते हैं? सर हमारे भले के लिए नहीं सर, मोर ओवर सर पॉलिटिशियन पैसा कमाने के लिए। सर आज किसी भी यूथ से पूछ लो पॉलिटिक्स, वो ये बोलेगा इट्स सब ये पैसा कमाने का एक जरिया है सर। सो सर पॉलिटिशियन हमारे फायदे के लिए नहीं करते, वो खुद का फायदा देखते सर मोर। तो फिर वोट देने का कोई फायदा नहीं? सर चेंज होना चाहिए सर। जैसे हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे सर, आपने बोला कि आप रॉकेट साइंस बनाना चाहते हैं सर, अगर आपने कैपेबिलिटी तो आप सर चाहिए। और सर जो रिजर्वेशन की बात है सर, गवर्नमेंट को हटा देनी चाहिए। मोर ओवर गवर्नमेंट को जो कैपेबल बंदा है उसको पैसे देने चाहिए, ताकि जो आप कैपिटेशन की बात कर रहे थे सर वो जा सके अच्छे कॉलेजेस में। मोर ओवर रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए सर। आपसे यदि आपका कोई दोस्त इलेक्शन में खड़ा हो, आप उसे वोट देंगे या कॉम्पिटेंट आदमी को वोट देंगे? डेफिनेटली सर, अगर वो कैपेबल होगा उस चीज़ के लिए, उस सीट के लिए, ताकि वो ओवरऑल समाज का डेवलपमेंट कर सके, या फिर वो ऐसे उसकी सोच बहुत नैरो माइंडेड हो, तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम उसी को चूज करेंगे। आप दोस्तों का साथ नहीं देते? डेफिनेटली सर, अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत गलत होगा। अगर पर्सनल लेवल ही अगर होगा सब कुछ, तो फिर समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। जी जैन साहब, आपसे पूछेंगे कि फैमिली वोट से आपने जो बात शुरू की थी बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि हिंदुस्तान को बदलने के लिए हमें 12वीं क्लास से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि हमारे सारे बच्चे फैमिली वोट दे रहे हैं तो हिंदुस्तान कैसे बदलेगा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है, आप क्या एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जिसकी डॉक्टरी की एजुकेशन नहीं ली हुई? जाना चाहेंगे? आपका में से सबका उत्तर होगा नहीं। क्या आप एक ऐसे टीचर से पढ़ना चाहेंगे जिसने वो विषय नहीं पढ़ा हुआ? शायद आपका उत्तर होगा नहीं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को नेता बनाना चाहेंगे, देश की बागडोर देना चाहेंगे, जिसको कुछ भी नहीं पता, ना इकोनॉमिक्स के बारे में, ना इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, ना इंटरनेशनल सिस्टम्स के बारे में? लेकिन क्या हम उनमें से भी बेस्ट चुनते हैं? मेरे ख्याल से और जैसे जैसे एजुकेशन फैल रही है, आउटलुक बढ़ रहा है, लोग उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हम जो लोग, एक बहाना, एक बड़ा एक्सक्यूज तो ये वाला है कि जो लोग सामने हैं उनमें से चुनना है, लेकिन क्या उनमें से हम बेस्ट चुनते हैं, या उस समय हम जाति का तय करते हैं, धर्म को तय करते हैं, अपने जो संबंध है उनको तय करते हैं, अपने फायदों को तय करते हैं? मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, प्रोग्रेस होती जा रही है, तो हमारे आउटलुक में ये जरूर चेंज आ रहा है और हम अब उस कड़ी से निकल के बाहर आते जा रहे हैं। मैं सर की टीकी जैन सर ने जो बात करी थी कि हमें ऐसे लोग लाने चाहिए जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा को समझ सकते हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि हमने बचपन से जो एल्गोरिदम, जो बेसिक स्ट्रक्चर समझा है वोटिंग का, वो ये है कि हमारे सामने कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक को चुनना होता है जो बेस्ट होता है। ये बेसिक एल्गोरिदम, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्लो चार्ट कह सकते हैं जो कि होता है। तो मैं जो मानती हूँ ये होता है कि करप्ट तो सभी होते हैं, लेकिन जो सबसे लीस्ट करप्ट होता है हमें उसे चुनना होता है। और 4 लाइनें मैं यहाँ पे अपने द्वारा कंपोस्ट की भी बोलना चाहूँगी इस भ्रष्टाचार पे, जो कि सबके बीच में है। आई डोंट थिंक सो सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है, या स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, हर जगह होता है। मेरी 4 लाइनें ये है कि जो छीने हर एक बच्चे के मुंह से निवाला, जिसे हर घर के हर इंसान ने है पाला, अमीरों का दूध, गरीबों का यमदूत, अमीरों का दूध, भ्रष्टाचार ही तो है यारो इस देश का असली सपूत। मैडम, आपसे बात करेंगे। जो सवाल हो रहा है कि हमें उनमें से चुनना है जो अवेलेबल हैं, जो लोग उम्मीदवार बने हैं, मैदान में हैं, उस सिस्टम को बदलने की बात जैन साहब कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है जो चौरसिया साहब से पूछा कि जो अवेलेबल हैं, क्या उनमें से हम बेस्ट चुनते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ तो धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार, जातिवाद के आधार पर टिकट दे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे वो जीत सकता है, लेकिन जीता तो हम रहे हैं ना। सर अब तो रिजेक्ट करने का भी प्रावधान आ गया है हमारे पास में। देन टू, अगर मैंने जब बात शुरू की थी तभी मैंने कहा कि ये जो माहौल है, आज का जो माहौल है, द मोस्ट अवेयर पीपल, द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, जिनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। They are ready to give on family votes। नहीं सर, वो एक बच्चे का व्यू है। देखिए, वो एक बच्चे का व्यू है,
वो, और उसका भी उसने जस्टिफिकेशन दिया, हमें इतनी लिबर्टी देनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मतदाता अपने जो चुन रहा है जिसको, उसको किस बेस पे चुन रहा है, उसको उसके एजुकेशन के बेस पे चुन रहा है, क्वालिटी के बेस पे चुन रहा है। ठीक है, जैसे सर अभी दिल्ली में हुआ कि आपकी सरकार आई, बंदों को चुना गया उनके क्वालिटी के बेस पे, उनके एजुकेशन के बेस पे, लेकिन सरकार नहीं चल पाई 3 महीने के अंदर दूसरी पार्टियों की वजह से और बाकी जो भी रीजंस हैं उनकी वजह से सरकार नहीं चल पाई। तो इससे जो बाकी मतदाता है देश के, उनको ठेस पहुंची है कि अगर हमारे काबिल बंदा चुनते भी हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि वो सरकार ढंग से चला पाएगा? नहीं, इसका एक दूसरा सवाल ये है कि इससे एक सबक लेना चाहिए कि यदि आप काबिल सरकार चुनना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा मजबूती से चुनें। लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत नहीं होगा वो तो नहीं बनेगा ना। एक्चुअली सर, और एजुकेशन सिस्टम इज़ फॉल्टी। मैं जब कोई भी एक बच्चा पैदा होता है वो नहीं जानता क्या मीना होता है, क्या होता है। अपना जो सोसाइटी है, अपना सिस्टम है, वो उसको बताता है कि ये मीना है, ये दूसरे अदर कास्ट का, ये लोअर कास्ट है, ये हायर कास्ट है। अगर अपन अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारें तो इन सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा अपन आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर चलेंगे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के V2V बैंड के साथ और लौटेंगे और नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल खुद गर्ज है, फिसला है ये फिर हाथ से, कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से। दिल खुद गर्ज है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं जयपुर की सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में, जहाँ की मोस्ट टैलेंटेड ऑडियंस ने बहुत सारे गंभीर सवालों के जवाब बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत के साथ दिए हैं। इलेक्शन पे बात कर रहे थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे। एक बात करते हैं हमारी सोसाइटी के इंटर कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर। हम सवाल कर रहे हैं, हमारी सारी नौजवान पीढ़ी है, यहाँ कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें इंटर कास्ट मैरिजेस करनी चाहिए? कितने लोग समझते ही है? कोई हाथ खड़ा कर रहा है? बहुत कम लोग हैं। जी, आप बताएं। सर, जब प्यार करते वक्त हमने जाति के बारे में नहीं सोचा तो शादी करते वक्त क्यों सोचे ये बात? आपको लगता है कि आज जो हिंदुस्तान का माहौल है उसमें इंटर कास्ट मैरिजेस के लिए कोई अभी माहौल बन पाया है? पूरा माहौल आज तक कभी अच्छा नहीं हुआ। अगर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो शायद माहौल ठीक ठाक रहता है, लेकिन तब भी ताने ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर कोई निचली कास्ट से है और अगर वो किसी ग्रामीण में है तो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, पूरे जोड़े को फांसी लगा दी गई और ये सब बातें। तो यही है कि हमारे जो पिछड़ी हुई जाति है उनको एक बार बताना ज़रूर चाहिए इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं होता है। खून जब दोनों का ही काटोगे तो लाल ही निकलेगा। पिछड़ी जाति को नहीं, ये तो परिवार को बताने की ज़रूरत है सर। पूरी से ये तो समाज की देन है। परिवार तो हमेशा अपने बच्चे को चाहेगी कि वो खुश रहे, लेकिन तो समाज है जो उनको बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। कौन और इस पर बात करना चाहता है? सर, मैं एक कानून के सरकार के पक्ष में एक बात कहना चाहूँगा कि जब अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना होता है तो उसके मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में दाखिला होना होता है तो उसकी मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्यों ऐसा ही क्यों? अगर लड़की शादी किसी लड़के से करना चाहती है तो उसकी मम्मी पापा की ज़रूरत क्यों नहीं होती? सपोज करो सर, आज तो उस लड़के पे बिलीव करके या लड़का लड़की पे बिलीव करके शादी कर लेता है, लेकिन आगे फ्यूचर के बारे में अगर लड़की का फ्यूचर गलती से किसी के साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन गलती से अगर गलत हो गया तो क्या होगा? उसके माता पिता उसका सपोर्ट करेंगे? तो इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज में इसके सख्त दोनों के खिलाफ विरोधी हैं। चलिए, तो जो लोग अपने परिवार की या अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्या उनको देश की जिम्मेदारी देनी चाहिए? सर, फैमिली तभी सपोर्ट करती है जब उनको पता होता है कि हम खुश हैं। और जब हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर खुश नहीं है उस रिलेशन से, तो फैमिली अगर हम चाहते हैं कि अगर हम उस रिलेशन से खुश नहीं है तो फैमिली हमें क्यों सपोर्ट करेगी? अगर हम लव मैरिज करते हैं, अगर मैं खुश हूँ उस रिलेशन से तो फैमिली ऑब्वियसली हमें सपोर्ट करेगी। मैं इसके पूरे फेवर में हूँ कि नहीं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। इंटर कास्ट मैरिजेस होनी चाहिए क्योंकि ऐसा है कि नाउ वी आर इन एन एरा कि हम सबको एक चॉइसेस दिए जाते हैं, हर फील्ड में चॉइसेस दी। इवन पेरेंट्स भी हमें एजुकेशन के फील्ड में भी दे गिव अस चॉइसेस कि तुम्हें या तो मेडिकल करना है तो मेडिकल करो, लॉ पढ़ना है तो कोई हम पे प्रेशर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स भी अभी इस चीज़ को लेके कुछ बोलेंगे कि डोंट गो फॉर सच थिंग्स।
इंटर कास्ट के बाद इंटर रिलीजन मैरिज पर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इंटर रिलीजन मैरिज के लिए कौन लोग समझते हैं कि करनी चाहिए? सर मेरा ये कहना है कि यदि हम अपने खुद देश की माहौल को नहीं बदल रहे, ये हम ये नहीं दिखा रहे, मतलब यदि हम ये नहीं बता रहे किसी को कि इंटर रिलीजन मैरिज से या किसी से यदि हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम दूसरों को जाके कैसे बोल सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई या बहन बहन ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। यदि हम खुद यदि अपने में चेंजेस ला रहे हैं, हाँ हम एक इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, यदि हम खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है, यदि हम दूसरों को दिखा रहे कि हम साथ में रह सकते हैं, तभी तो हम दूसरों को बोल सकते हैं कि आप भी साथ में रह सकते हैं। माहौल हमें खुद बदलना है। इंटर रिलीजन मैरिज के लिए कौन कौन लोग सहमत हैं कि होनी चाहिए? काफ़ी लोग हैं। ये हिंदुस्तान की नई तस्वीर है जो बताना चाहती है, इसके लिए मैं बहुत जोर ताली देना चाहता हूँ। मैडम आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है कि इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेज जो हैं सोशल हार्मनी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मुद्दा चल रहा है कि इंटर रिलीजन बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आने वाली जो फैमिलीज़ हैं वो दोनों ही, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सक्सेसफुली वी कैन सी आवर सेलिब्रिटीज़ अराउंड हु आर हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल इंटर रिलीजन मैरिजेस। बहुत अच्छी बात मैडम ने कही है। कितने लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स के कहने से ही शादी करनी चाहिए और ये डर बना रहता है कि वो अरेंज मैरिज ही जो है वो सबसे ठीक मैरिज होगी। कोई इसके खिलाफ है? कोई समझता है इस बात को? जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा अपने बेटे या बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। वो अपनी बेटे या पुत्र और पुत्री की खुशी आप के तो लिए खिलाफ ही है ना, लव मैरिज के खिलाफ है ना, आपने पहले जिक्र किया, आप बताइए। सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इंटर रिलीजन मैरिज होनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि समाज क्या चाहेगा आगे। कोई इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, उनके लिए वो रोल मॉडल होने चाहिए कि उन्होंने ये अलाउ किया, वो अपने समाज के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। क्या आप इनिशिएट करना चाहते हैं? सर बिल्कुल। मेरा मानना है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स सबकी खुशी देखते हैं। कोई पेरेंट्स के कहने से जो शादी करते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। हमेशा अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चे शादी कर लेंगे तो उन्हें समझ नहीं है कि वो किस उसमें चले जाएं, कुछ गलत हो, तो ये तो अपने किस्मत के ऊपर है ना कि अपने साथ अपने पापा के मम्मी के कहने से शादी हो, वो भी तो गलत हो सकती है। इसलिए मैं इंटरकास्ट। जी बहुत बढ़िया। इंटरकास्ट लव मैरिज होनी चाहिए। अपनी फैमिली सोचती है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं लड़का सुनार है और पंजाबी गर्ल से शादी कर रहा है, तो सोचते हैं जो उनका बेटा होगा उसकी शादी कौन से कास्ट में करेंगे, पंजाबी में कि सुनार में। इसलिए ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं इसलिए खिलाफ रहते हैं कि इनका जो बेटा होगा उसकी शादी कौन सी कास्ट में करेंगे, कौन सी कास्ट वाले रेडी होंगे शादी करने के। क्या आप पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी करने को तैयार है? खिलाफ तो नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मना भी नहीं करेंगे। जी थैंक यू। चौरसिया साहब आपसे बात कर, आप बोलना चाहते हैं? आप मेरे सब सहमत होंगे कि दिन पे दिन अब ये सोच बदलती जा रही है और इंटर कास्ट को हम बुरा नहीं मानते। अगर हम 10, 20, 50 साल पहले देखें, नहीं, मैं सवाल है कि सोशल चेंज के लिए क्या ये ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे नेशन के लिए एक बॉन्डिंग का काम करेगा, और आप देख रहे हैं कि एजुकेटेड मास में तो है ही और नीचे नीचे डीप पेनिट्रेट हो रहा है, शहर से गांव की ओर भी बढ़ रहा है। और अब सोच ये है, अब मुझसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे लड़के लड़कियों, मतलब मेरा पहला सवाल होता है आपकी कास्ट में या आउटसाइड कास्ट में, तो शायद मेजोरिटी का यही जवाब है कि हमें अब कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस लड़का सहयोग हो या लड़की अच्छी हो जो हमारे योग्य हो। जी जैन साहब आपके साथ चलेंगे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आप एक दिशा देंगे इस इशू पर भी कि जितने पॉलिटिक्स पर आपने बात की, क्या आपको लगता है कि इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज सोशल चेंज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है या इसके खिलाफ है? देखिए मेरे ख्याल से मैरिज दो फैमिलीज़ का टाई अप होता है, दो इंडिविजुअल का नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ टू फैमिलीज, टू फिलॉसफीज, टू यूनियन। और मैं मानता हूं कि चाहे हम इंटरकास्ट की मैरिज की बात करें, चाहे कोई भी, इस बात की बहुत ज़रूरत है कि मैरिज के पहले और मैरिज के बाद प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में वो काउंसलिंग परिवार के लोग करते थे, बच्चे को उसकी बुआ दादा दादी सब उसको कंटिन्यूसली मोल्डिंग करते थे। शादी के बाद वे कंटिन्यूस 6 महीने साल भर तक दोनों के आपस में अच्छे रिलेशन बने रहे, उसके लिए पूरा परिवार उनको सपोर्ट करता था। अब हमारी सोसाइटी का दायरा बदल गया। सोसाइटी इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो टीचर लोगों की एक सोसाइटी है, तो अब ये सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी का दायित्व तो बनता है कि जैसे ही मैरिज हो, मैरिज के बाद उस कपल को, भले वो इंटरकास्ट मैरिज से आया हो, इंटर रिलीजन मैरिज से आया हो या कैसे ही आया हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग नहीं, होनी आप चाहिए, इसकी उनको जरूरत मिला है। समझते हैं?
ये एक स्टेप मानते हैं कि सोशल रेवोल्यूशन के लिए इस तरह की मैरिजेज जरूरत है। मुझे गांधी का एक किस्सा सिर्फ खाली इंटरकास्ट मैरिज के नाम के लिए आप इंटरकास्ट मैरिज बढ़ावा दें तो इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा तब निकलेगा जब लोगों की सोशल हार्मनी के लिए जरूरत नहीं लगती आपको। गांधी का मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने जो उनके पीए थे उनको एक शर्त रखी कि वो उनके बेटे की शादी में तभी जाएंगे कि जब वो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। उनके बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं की और महात्मा गांधी उस शादी में नहीं गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज सोशल हार्मनी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब दो धर्म, दो जातियां मिलेंगी तो फिर झगड़े अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बात साथ में कहना चाहता हूँ कि दो फैमिलीज जो अपने बात कर रहे हैं, जैसे बगावत करके फैमिली से हम छोड़ दिया, हम अलग रह रहे हैं, वो नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ फैमिलीज, प्रोफेशंस, लोगों का आपस में जुड़ा हो, सोशल फैब्रिक हो, एक नया सोशल फैब्रिक के रूप में डेवलप हो। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये पार नहीं पड़ेगा, और वो हर एक में जरूरत है। इवन विद इन कास्ट मैरिज है, उसमें भी इस बात की जरूरत है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग करें, प्रॉपर मोल्डिंग करें उनको, क्योंकि फैमिली बनने के लिए एक प्रॉपर मोल्डिंग जरूरी है। पॉलिटिक्स पर भी वापस मैं इसी के लिए कहूंगा, जितने पॉलिटिकल लीडर है उनको भी प्रॉपर ग्रूमिंग, मोल्डिंग की जरूरत है, और वो इसमें भी जरूरत है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया हमारे इस खास कार्यक्रम में कि हमसे है इंडिया, जिसका मतलब है कि नौजवान पीढ़ी की नज़र से नौजवान हिंदुस्तान। हम फिर हाजिर होंगे नई यूनिवर्सिटी में नए लोगों के साथ, और फिर मुझे उम्मीद है कि इस तरह की टैलेंटेड ऑडियंस मुझे मिलेगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।